नमस्कार बच्चों, आज हम जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा रचित एकांकी रीढ़ की हड्डी का सारांश पढ़ेंगे। रीढ़ की हड्डी एक सामाजिक व्यंग्य एकांकी है जिसमें लेखक ने सीधे सीधे समाज के उन लोगों पर प्रहार किया है जो लड़के और लड़कियों में भेदभाव करते हैं, जिन्हें लगता है कि लड़कियां पढ़ लिख कर अगर सक्षम हो गईं तो इसका अर्थ है कि वो अपने परिवार से बगावत करेंगी, जिनका ये मानना है कि लड़कियों की सफलता जो है वो परिवार के लिए अच्छी नहीं होती है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे जो हैं उन्होंने अपनी इस एकांकी में उठाए हैं। इस एकांकी की शुरुआत होती है घर में मेहमानों के आने की तैयारी से। घर के मुखिया रामस्वरूप अपने घर को सजा संवार रहे हैं क्योंकि आज उनकी बेटी उमा को देखने के लिए गोपाल प्रसाद जी अपने बेटे शंकर के साथ आने वाले हैं। तो रामस्वरूप अपने नौकर रतन के साथ घर की व्यवस्था को देख रहे हैं। साथ ही साथ राम प्रसाद अपनी पत्नी प्रेमा के साथ भी बातें कर रहे हैं। प्रेमा उन्हें बताती है कि उमा तो मुंह फुलाए बैठी है और फिर साथ ही साथ उसकी माँ सारा दोष उसकी पढ़ाई लिखाई को देती हैं। वो कहती हैं कि इससे अच्छा तो हमारा ही ज़माना था जब लड़कियां पढ़ती लिखती नहीं थीं। प्रेमा कहती हैं कि उसने तैयार होने से भी मना कर दिया है। तो रामस्वरूप कहते हैं कि कोई बात नहीं, वो तो बिना पाउडर के भी अच्छी नज़र आती है। फिर रामस्वरूप अपनी पत्नी प्रेमा से कहते हैं कि वैसे तो वे लोग पढ़े लिखे हैं और समझदार भी हैं, अच्छे घर परिवार के हैं और उनका बेटा भी बीएससी पास है, लेकिन विचारों से वो लोग अभी भी दकियानुसी ही हैं। गोपाल प्रसाद पेशे से तो वकील हैं, लेकिन अपने बेटे के लिए ऐसी बहू चाहते हैं जो अधिक पढ़ी लिखी ना हो, और लड़का तो अपने बाप से भी कहीं ज़्यादा बढ़कर है। वो पढ़ता तो लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में है, लेकिन शादी के मामले में उसे भी पढ़ी लिखी लड़कियां पसंद नहीं हैं। वो कहते हैं कि इसीलिए मैंने उन्हें बता दिया है कि हमारी बेटी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तुम जाकर के उमा को किसी तरीके से तैयार करो क्योंकि लड़के वाले कभी भी आ सकते हैं। ऐसा कहकर रामस्वरूप अपने कामों में लग जाते हैं। वो अच्छे से जानते हैं कि उमा को पढ़ाकर उन्होंने कोई भी गलती नहीं की है, फिर भी लड़के वालों के सामने वो मजबूर हैं इस बात को बताने के लिए कि उनकी बेटी बीए तक पढ़ी लिखी है, क्योंकि लड़के वाले ऐसा नहीं चाहते हैं। और इस समय रामस्वरूप की विवशता सबसे बड़ी यही थी कि उन्हें अपनी बेटी की शादी करनी थी। वो अपनी बेटी के विवाह को लेकर काफ़ी चिंतित थे। खैर, लड़के वाले आ जाते हैं तो उनके आते ही रामस्वरूप उनके आप भगत में लग जाते हैं। रामस्वरूप ने लड़के वालों का बढ़ चढ़कर स्वागत किया और फिर जब बातों का सिलसिला शुरू होता है तो गोपाल प्रसाद अपने ज़माने की पढ़ाई की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि हमारे ज़माने में तो मैट्रिक पढ़ा हुआ जो अंग्रेज़ी लिखता था उसकी तुलना में आज के एमए पास बच्चे भी नहीं लिख सकते हैं। साथ ही साथ गोपाल प्रसाद लड़की के बारे में भी पूछते हैं। वो कहते हैं कि लड़की का सुंदर होना भी ज़रूरी है और साथ ही साथ घर के कामकाज की जानकारी भी उसे होना ज़रूरी है। फिर वो रामस्वरूप से पूछते हैं कि क्या आपकी बेटी ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं है, क्योंकि हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए है, लड़की बस मैट्रिक पास ही होनी चाहिए। साथ ही साथ वो इस बात में ये तर्क देते हैं कि मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। लड़कियों की पढ़ाई की तो वो बिल्कुल भी वकालत नहीं करते, उन्हें लगता है कि लड़कों को पढ़ाना चाहिए, लड़कियों को नहीं। साथ ही साथ वो कहते हैं कि पढ़ने लिखने का काम पुरुषों का होता है, स्त्रियां तो घर गृहस्थी चलाने के लिए ही बनी हैं, इसीलिए लड़की का पढ़ा होना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। रामस्वरूप भी बेचारे गोपाल प्रसाद की बात का समर्थन कर देते हैं। तभी उमा बैठक में आती है। उमा जब बैठक में आती है तो वो बिल्कुल साधारण कपड़े पहने हुए ही थी, उसकी गर्दन झुकी हुई थी और आंखों पर चश्मा था। जैसे ही गोपाल प्रसाद और उनका बेटा उमा के चश्मे को देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं और पूछते हैं कि अरे इसे तो चश्मा लगा है, कहीं ये ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं है। तो रामस्वरूप बहाना बनाते कि नहीं, पिछले महीने इसकी आंखें दुख रही थी इसलिए कुछ दिन के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। अब लड़के वाले उमा से प्रश्न पर प्रश्न शुरू कर देते हैं कि तुम्हें गाना बजाना आता है या नहीं, खाना बनाना जानती हो या नहीं, पेंटिंग सिलाई कढ़ाई तुम्हें क्या आता है और क्या नहीं, ये सारे प्रश्न वो उससे पूछने लगते हैं। उनके बहुत कहने पर उमा जो है वो मीरा का प्रसिद्ध भजन गाती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे ना कोई। और इसे गाते गाते ही जैसे ही उसकी नज़र शंकर से मिलती है वो गाते गाते अचानक से रुक जाती है।
तो गोपाल प्रसाद पूछते हैं कि क्या तुमने कोई इनाम भी जीता है। वो बिल्कुल चुप रह जाती है। जब रामस्वरूप कहते हैं कि बेटी आपसे कुछ पूछा जा रहा है, तुम जवाब दो, तो वो गुस्से में फूट पड़ती है। वो कहती है कि क्या जवाब दूं बाबूजी। जब मेज़ कुर्सी बिकती है तब दुकानदार मेज़ कुर्सी से नहीं पूछता है, वो सिर्फ खरीदार को दिखाता है और अगर उसे वो मेज़ या कुर्सी पसंद आ जाती है तो वो खरीद कर ले जाते हैं। फिर वो कहती है कि आप इन महाशय से पूछिए कि क्या लड़कियों का दिल नहीं होता, क्या उन्हें चोट नहीं लगती। तो गोपाल प्रसाद को गुस्सा आ जाता है। इस पर उमा गोपाल प्रसाद से कहती है कि ज़रा आप अपने साहबजादे से पूछिए कि पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द चक्कर क्यों काट रहे थे और फिर इन्हें किस तरीके से भगाया गया था। वो बताती है कि शंकर कॉलेज में लड़कियों के हॉस्टल के आसपास लड़कियों से छेड़खानी करते हुए पकड़ा गया था और तब उसने नौकरानी के पैरों में गिरकर माफ़ी भी मांगी थी और वहाँ से भाग निकला था। उसकी वहाँ पर खूब पिटाई भी हुई थी। उमा उस समय शंकर की चरित्रहीनता को उधेड़ कर रख देती है। गोपाल प्रसाद ये बातें तो सुनते ही हैं, लेकिन वो सबसे ज़्यादा हैरान ये सोचकर होते हैं कि तुम पढ़ी लिखी हो। वो उमा से कहते हैं कि क्या तुम पढ़ी लिखी हो। तब उमा कहती है कि हाँ, मैंने BA पास किया है और कोई चोरी नहीं की है। ना ही मैं आपके बेटे की तरह टांग झांक करती हूँ, ना ही मैंने कोई कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत और मान का ख्याल है। उमा की इन बातों से गोपाल प्रसाद नाराज़ हो जाते हैं और बुरा भला कहने लगते हैं। उमा ने जब उनके लड़के की सारी काली करतूतें बयां कर दी तब उनका मुंह बन गया। गोपाल प्रसाद बोले कि रामस्वरूप, क्या आपने यहाँ हमें हमारी बेइज्जती करवाने के लिए बुलवाया था। तो इस समय गोपाल प्रसाद स्वयं को बहुत अपमानित महसूस करते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तो उमा उन्हें ये कहकर और ज़्यादा चिढ़ा देती है कि आप जाइए, ज़रूर जाइए, लेकिन घर जाकर इतना ज़रूर पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी यानी कि बैकबोन है भी है या नहीं है। गोपाल प्रसाद और शंकर गुस्से में लौट जाते हैं। तो इस प्रकार से पर्दा गिरता है और एकांकी का अंत हो जाता है। यहाँ पर कहानी की अंतिम पंक्तियाँ जो हैं वही अपने आप में बहुत बड़ी सार्थकता समेटे हुई हैं कि आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी है या नहीं। उमा के इस प्रश्न का उत्तर जो है वो अपने आप में बहुत सारे सवालों को खड़ा करता है कि हमारे समाज में आज भी बेटे चाहे जितने भी नाकारा क्यों ना हो, उन्हें लड़कियों की अपेक्षा अधिमान दिया जाता है। तो ऐसा ही प्रश्न यहाँ पर लेखक जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा उमा के माध्यम से उठाया गया है कि रीढ़ की हड्डी यानी अपना अस्तित्व जो है वो हर किसी को बनाकर रखना चाहिए। उमा के लिए चरित्र जो है वो ही व्यक्तित्व की रीढ़ की हड्डी है और शंकर में वो व्यक्तित्व था ही नहीं। उसकी चरित्रहीनता ये दर्शाती है कि उसके अंदर रीढ़ की हड्डी मौजूद ही नहीं थी।